नेम इज एडवोकेट निशांत और हम जो आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे आईपीआर। ठीक है, आईपीआर का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये कौन है एग्जाम भाई? अपने ओरिजिनल नाम से अगर आप एंटर होंगे तो ठीक रहेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब इसमें इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है बताओ? इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हो गया? बौद्धिक, जो कहां से होती है? माइंड से क्रिएशन होती है। आइडिया, जो कि कहां से क्रिएट हुई है? आपके दिमाग से। ठीक है, बौद्धिक, इसको तभी बौद्धिक संपदा भी बोलते हैं हिंदी में। और प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी का यहां मतलब है बंडल ऑफ राइट्स। क्या मतलब है? बंडल ऑफ राइट्स। राइट्स। राइट किसका? उसको सेल का, है ना, लाइसेंस का, डिस्पोज का, है ना, इन सब का राइट, बंडल ऑफ राइट। मोनोपोली का, ऑनरशिप का, इसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी का मतलब बंडल ऑफ राइट्स। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? बताओ जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आईपी क्या होती है? इज द प्रॉपर्टी which is the creation of human mind, जो कहां से जनरेट हो? किसी ह्यूमन के माइंड से जनरेट हो, उसे क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रमोद जी, आपके वहां से थोड़ी सी नॉइज आ रही है, प्लीज आप देखो एक बार। ठीक है जी, दो चीजें मैंने बताई। सबसे पहले हम अब क्या देख रहे हैं, और हम इस कोर्स को, जो ये कोर्स आप करोगे, इसको करने के बाद आप अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस और वर्क कर सकते हो। किसका? आईपीआर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे कहते हैं, वो हमने बताया। आईपी इज द प्रॉपर्टी विच इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, अब जब एक आर्टिस्ट ने, किसी आर्टिस्ट ने बुक बनाई, किसी ने इन्वेंशन करके कोई मेडिसिन बनाई, है ना, कोई डिजाइन किसी ने बनाई, तो ये सब जब आप बनाते हो, जैसे आपने कोई बुक लिख दी, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे प्रोटेक्शन। क्या चाहोगे? बोलो, आप क्या चाहोगे? प्रोटेक्शन, है ना। तो उस प्रोटेक्शन को देने के लिए किसका जन्म हुआ? आईपीआर का। और प्रोटेक्शन को देने के किसका जन्म दिया? लॉज का। किसका जन्म हुआ? लॉज का। भाई कानून का क्या काम है? कानून का काम यह है किसी को प्रोटेक्शन देना और किसी की लायबिलिटी को डिसाइड करना। यही तो काम होता है कानून का। लॉ का क्या काम है? जो लॉज लिखे जाते हैं, एक्ट लिखे जाते हैं, उनका क्या काम है? किसी के राइट को प्रोटेक्ट करना और किसी की लायबिलिटी को डिसाइड करना कि आपकी ये लायबिलिटी और आपके ये राइट्स हैं, है ना। तो इसीलिए काफी सारे लॉज बने। अब
हमने ये देखा पहले आईपीआर किसे कहते हैं, फिर टाइप ऑफ आईपीआर देखते हैं किसे होते हैं। क्या बोला? टाइप ऑफ आईपी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है? तो जी 2 तरह की होती है। कितने तरह की? 2 तरह की होती है। ठीक है जी। एक को तो बोलते हैं लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। क्या बोलते हैं? और दूसरी होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एक हो गया लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क और एक होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। आईपी को हम 2 सेक्शन में हमने बांटा हुआ है। आप लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क जो ये है सेक्शन, इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या क्या आता है? अपना वेबसाइट की कोडिंग। आप बताओगे इसमें क्या क्या आता है? हेलो? Yeah, hello. हाँ जी, इसमें क्या क्या आता है? Music, book, एक बार मैं एक ही साथ साथ लिखता हूँ। music, म्यूजिक्स, books, बुक्स, और लिटरेचर। बताओ। literary, लिटरेचर। लिटरेचर तो वो हो गया ना हेडिंग, उसके अंदर बुक्स आ गई, फिर क्या आ गई? फिल्म आ गई, films, फिर म्यूजिक हो गया, पेंटिंग, पेंटिंग। और बताओ। डाटाबेस। सर व्हीकल डिजाइनिंग। नहीं नहीं, व्हीकल डिजाइनिंग इसमें नहीं आएगी। मैप्स, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, कोई न्यूज़पेपर वगैरह में डाला ना आपने, कोई पिक्चर डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क में। और गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कानून बनाया है? बताओ। Copyright Act, कॉपीराइट एक्ट। कौन सा है? कौन से सन में आया था? 1957। बोलो साथ में, कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है। तो अगर आपने कोई पिक्चर बनाई या कोई म्यूजिक या कोई कंपोज किया, है ना, कुछ भी म्यूजिक आपने कंपोज किया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप अपने जो भी वर्क आपने किया उसको आप कहां रजिस्टर करवा सकते हो? कॉपीराइट एक्ट में। कहां पर? कॉपीराइट एक्ट में। ठीक है जी। और सर लोगो डिजाइन भी तो कॉपीराइट एक्ट में होता है ना? कौन सा? लोगो डिजाइन। नहीं, वो कॉपीराइट में नहीं होता। मेरा सारी एक एक चीज करके, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आईपी के ऊपर रहेगा पूरा। जो ट्रेडमार्क फिर आखिरी में स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। आज हम पहले सारी ही डिसाइड करेंगे कि आईपी में बेसिकली कवर्ड क्या क्या होता है। ठीक है। तो कॉपीराइट एक्ट में इसको, इन सबको जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये क्रिएशन किया, मूवी बनाई, है ना, कोई म्यूजिक बनाया, बुक्स लिखी, तो उनके राइट को, उनको मोनोपोली देने के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया? कॉपीराइट एक्ट। बोलो, कौन सा एक्ट बनाया? कॉपीराइट एक्ट। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी को हमने कहां बांटा? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। इस कैटेगरी में पहले तो बताऊं, टाइप ऑफ आईपी में हमने 2 बांटा। एक तो लिटरेटरी एंड आर्टिस्टिक वर्क आ गया, जिसमें क्या क्या आता है? वेबसाइट कोडिंग आ गया, म्यूजिक, बुक्स, पेंटिंग, ड्रामा, ये बहुत सारी चीजें आती हैं जो आर्टिस्ट से रिलेटेड करती हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कानून बनाया? कॉपीराइट एक्ट। ठीक है। अब जो कॉपीराइट एक्ट है, जो कॉपीराइट एक्ट अपना,
अगर आप कॉपीराइट में अपने इस जो भी आपने वर्क किया है आर्टिस्टिक वर्क, तो उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, है ना, उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, तो कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है? 10 साल से 60 years after the death of artist. क्या बोला मैंने? years 60 years after the death of artist. तो जब आर्टिस्ट की डेथ के बाद किसको मिलेगा फिर वो? फैमिली उसके लीगल हायर्स को। क्या बोलते हैं उसके? हेलो, लीगल हेयर्स। हाँ, लीगल हायर्स को साथ साथ बोलो, ठीक है जी। अब आपको कॉपीराइट कराना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? कॉपीराइट का IP ऑफिस, हाँ, Registrar of Patent and Copyright, कॉपीराइट का एक ही ऑफिस है, वो कहाँ है? Delhi. दिल्ली में। और कहां पर? द्वारका। नाम द्वारका। सुना आपने? तो आप ऑनलाइन तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आप वहां जाके ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट हो कि यार मेरे काम में मुझे लगता है कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप द्वारका में जाके ऑफलाइन अप्लाई करो, क्योंकि वहां जो डेस्क बुक पे हैं वो आपके एप्लीकेशन को चेक करके बता भी देते हैं कि आपने ये गलत कर रखा है या ये इसमें कमी है, छोटी मोटी क्लरिकल एरर होगी तो वो ठीक करवा देते हैं, ठीक है। और इसकी वेबसाइट का क्या नाम होता है, देखा वो आपने? Copyright.gov.in ना, तो IP इंडिया इसका अलग से भी रहता है ना सर, copyright.gov.in। हाँ जी। यहां पर आप अपनी कॉपीराइट को फाइल कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना, ई फाइलिंग ऑफ कॉपीराइट एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले यूजर आईडी वगैरह सब बनाना पड़ता है, फिर आप यहाँ से काम कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की? कॉपीराइट की। अभी बेसिक इतनी नॉलेज दे रहा हूं मैं। अब दूसरा आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। क्या बोला? अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है जी इन्वेंशन। इन्वेंशन माने क्या होती है? खोज। किसकी? किसी प्रोडक्ट की, किसी प्रोसीजर प्रोसेस की, और किसी मटेरियल की। प्रोडक्ट, प्रोसेस और मटेरियल की, है ना। या फिर इन सबका क्या हो? कंपोजिशन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इन्वेंशन। क्या बोलेंगे जी? इन्वेंशन इन्वेंशन। और इन्वेंशन करने वाले को क्या बोलेंगे? इन्वेंटर इन्वेंटर। और इन्वेंटर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा कानून लाया है? बोलो। उसे बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, पेटेंट नहीं, एक्ट पेटेंट एक्ट 1970। क्या बोला? पेटेंट एक्ट 1970 पेटेंट एक्ट 1970। अब इस कानून को लाने की जरूरत थी या नहीं थी? थी जरूरत। बिल्कुल थी भाई। आपने इन्वेंशन की, लेट सपोज आपने कोई दवाई का फॉर्मूला ढूंढा जिस दवाई से लोगों को आराम होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस था, तो ये वैक्सीन, है ना, जिन्होंने इन्वेंट की, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारी इन्वेंशन पे जो खर्चा हुआ या जो मैन पावर लगी, है ना, जो इन्वेंशन की हमने, उसकी हमें क्या मिले? मोनोपोली मिले, ताकि उसको कोई यूज ना कर पाए। अगर सब ऐसे यूज करेंगे तो कोई, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है इसमें काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है, काफी अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड होता है। अगर आप सब में कोई इनकम टैक्स में भी प्रैक्टिस कर रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक रिसर्च में करने के लिए गवर्नमेंट
डिडक्शन देती है। आपको पता है गवर्नमेंट क्या देती है? डिडक्शन देती है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी हम इनकम को कम कर देंगे, आप उसको खर्चा एज ए क्लेम कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि हर कंट्री क्या चाहती है कि उसकी कंट्री में इन्वेंशन को बढ़े, इन्वेंशन बढ़े। जब इन्वेंशन ज्यादा होगा तभी तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, जब टेक्नोलॉजी आएगी तभी तो हम नए नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी तो गवर्नमेंट क्या, इंडिया जब कंट्री की क्या बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी, है ना। तो हर कंट्री का क्या जोर रहता है कि नई नई इन्वेंशन की जाए। अब इन्वेंशन तो कर ली, इन्वेंशन करने के बाद गवर्नमेंट का एक और काम भी रहता है कि भाई जिसने इन्वेंशन की है उसको क्या दिया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। और प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या लेके आए? पेटेंट एक्ट 1970, है ना। और इसको लाने का पर्पस क्या था? एक तो पर्पस था कि जो इन्वेंटर है उसको क्या दी जाए? मोनोपोली, है ना। बोलो क्या दी जाए? मोनोपोली। मोनोपोली दी जाए कि भाई ये प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला, ये जो इन्वेंशन उन्होंने की है वो इस पर्सन की है, ये जिसको चाहे लाइसेंस देके इसको बनवा सकता है ना। बहुत अच्छे रेट्स पे, जो भी मार्जिन रेट होते हैं उस पे रॉयल्टी पे करके ये आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे सकता है, ठीक है। और कितने दिन के लिए दे सकता है? ये पेटेंट होता है वो इन्वेंटर के पास कितने दिन के लिए होता है? 20 साल। 20 ईयर्स के लिए। कितने के लिए? 20 years। 20 ईयर्स के लिए। और 20 ईयर्स के बाद क्या हो जाती है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। सर बट मोस्ट ऑफ द जो दवा कंपनियां रहती हैं सर, इसमें छोटे मोटे चेंज करा के वापस से पेटेंट करा लेते हैं ना सर इसमें। हाँ तो वो नया इन्वेंशन हो गया ना फिर। जी सर। पुरानी वाली दवाई तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है ना, उसे कोई भी बना, और वो सस्ती हो जाती है फिर। जी। क्यों हो जाती है सस्ती? क्योंकि 20 साल तक तो क्या दे रही है? जो कंपनी बना रही है वो रॉयल्टी पे कर रही है। किसको? इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर। है ना। तो उसको क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 20 ईयर्स के बाद उसको रॉयल्टी देनी नहीं है। फिर क्या होती है? क्योंकि अभी तक तो जो इन्वेंटर होता है जिसके पास मोनोपोली होता है वो कुछ लिमिटेड कंपनियों को अपना लाइसेंस देगा, है ना। और लिमिटेड कंपनी बना पाएंगी, हर कोई क्या पता वो अमाउंट एफर्ट भी ना कर पाए। पर 20 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, और फिर इसकी मास में प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और मास में प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है? इसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है। इसका रिन्यूअल नहीं होता? हाँ जी। इसका रिन्यूअल नहीं होता? नहीं, 20 ईयर्स के बाद इसका रिन्यूअल नहीं होता। ये क्या हो जाती है? पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। कोई भी उस फॉर्मूले को यूज करके उसको बना सकता है आगे, ओके। ठीक है, अपनी प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये दूसरा आईपीआर, हमने 2 आईपी पढ़े। पहला कौन सा? कॉपीराइट, और दूसरा पेटेंट। पेटेंट। अब पेटेंट के लिए भी हमें कहां जाना पड़ता है? द्वारका। इसमें पेटेंट के बेसिकली 4 ऑफिसेज हैं। पेटेंट आपको कराना है तो इसमें रीजनल वाइज 4 ऑफिस हैं, एक दिल्ली में, एक मुंबई, एक कोलकाता, और एक चेन्नई, मद्रास। 4 ऑफिसेज हैं इसके, ठीक है, 4 ऑफिसेज हैं। और ये देखियो पेटेंट रहता है। पेटेंट की जो अथॉरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर। क्या बोलते हैं उसे? कंट्रोलर। कंट्रोलर ही आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। आपने पेटेंट का सर्टिफिकेट कभी देखा है? वो सर। सर ट्रेडमार्क की भी सेम ही अथॉरिटी है? हाँ जी। हाँ, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इन सबके लिए वेबसाइट यही है, ठीक है। यहां से आप सारा अपना काम पेटेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा काम कर सकते हैं।
ठीक है जी। और कौन इशू करता है पेटेंट? कंट्रोलर। ये ही वेबसाइट है। और ये भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, वहां जाके आप सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, उन सबसे बात कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। और इनका ऑफिस कहाँ है? दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में इसका ऑफिस किधर है? द्वारका है। द्वारका ऑफिस में गए आप सब कभी? ऑनलाइन ही सर किया है अप्लाई सर। अच्छा, तो द्वारका में इसका ऑफिस है। ये किसके लिए होता है? इन्वेंशन के लिए। तो ये हमारी क्या थी? दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जी। फिर जी आपने कोई लोगो डिजाइन किया। क्या किया? लोगो डिजाइन। कोई लोगो डिजाइन किया, है ना। आपने देखा है ये किसका लोगो होता है? वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये नाइक का। नाइक का, है ना। जी नाइक के लोगो ने क्या बता दिया? उसका नाम बता दिया जी, जी जी। है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। क्या बोला जाता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेडमार्क का मतलब होता है ए मार्क विच रिप्रेजेंट योर ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। मार्क विच रिप्रेजेंट योर ट्रेड, तो क्या मतलब हो जाएगा? ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क किस किस के लिए होता है? किसी लोगो के लिए, है ना। नेम के लिए। इसके लिए नेम के लिए भी होता है। लेबल के लिए, है ना। लोगो के लिए, लेबल के लिए, वर्ड मार्क के लिए। जैसे ये क्या है? ये तो लोगो है, और अगर जी। ऐसे नाइकी लिखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड मार्क। वर्ड मार्क। ठीक है। फिर क्या होता है? कलर। स्लोगन के लिए, स्लोगन। नाइकी का स्लोगन क्या है? याद है? जस्ट डू इट। आप नाइकी की वेबसाइट खोलना, उस पर क्या लिखा रहता है? जस्ट डू इट। देखो क्या लिखा हुआ है? जस्ट डू इट। जस्ट डू इट, है ना। तो हमारा जी। क्या हो जाएगा? स्लोगन हो गया। जी फिर मोनोग्राम जानते हैं क्या होता है? सर कलर्स को लेके सर। मोनोग्राम्स होता है एलजी का। एलजी का आपको याद है कि यस सर। एल कैसे? और जी। यस सर। मेरे ख्याल पिंक से कलर होता है। हाँ, डार्क पिंक कलर, और एल एल और ऐसे जी बना हुआ है उसमें ना, कंबाइंड होता है। जी ऐसे बना हुआ है कुछ एलजी, जी जी जी। है ना। तो मतलब दो लेटर्स, दो कलर्स को जोड़ के हमने कुछ बनाया हुआ है। बनाया हुआ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोग्राम। क्या बोलते हैं? मोनोग्राम। मोनोग्राम। ठीक है ना। और बताओ एक आधा एग्जांपल, सोच के बताओ थोड़ा सा। मोनोग्राम का एक आधा एग्जांपल और बताओ। बोलो, कुछ भी याद नहीं आ रहा? सर एचपी। एचपी, करेक्ट, बिल्कुल सही। ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर से क्या लिखा रहता है? एच एंड पी। ऐसे नहीं, ऐसे लिखा रहता है ना, एचपी। सर ब्लू एंड व्हाइट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? मोनोग्राम। ठीक है। अब आपने, नाइकी ने ये लोगो बनाया और इस लोगो से उनका माल बिकता है ना। अब हमने इसको, अब इनका लोगो हुआ और लोगो बहुत पॉपुलर हो गया, और उस ब्रांड नेम की वजह से क्या मिल रहा है? इनका माल की सेल हो रही है ना। तो कोई, एक तो क्या होता है, लोग इसको ट्रेडमार्क कराने से लोगों को असली और नकली में फर्क समझ में आता है ना, कि ये असली ब्रांड है और ये इसकी रेप्लिकल है ना। उस पे एक्शन भी होते हैं बहुत सारे, वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं।
तो इन सबको, इस लोगो, लेबल, वर्डमार्क, स्लोगन और मोनोग्राम, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा एक्ट लेके आई? ट्रेडमार्क एक्ट 199 ट्रेडमार्क एक्ट 1999। 1999। ठीक है जी, कौन सा एक्ट लेके आई? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। और ये कितने साल के लिए मिलता है इसमें? 10 साल। 10 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 10 इयर्स के लिए। और इसके 10 इयर्स पूरे होने से 6 महीने बिफोर, रिन्यूएबल करा सकते और हैं। ट्रेडमार्क 10 साल पूरे होने के बाद 6 महीने, आफ्टर 6 मंथ तक आप इसे क्या करा सकते हैं? रिन्यू करा सकते हो। क्या करा सकते हो? रिन्यू करा सकते हो, है ना? ट्रेडमार्क में जाके इसको आप क्या करा सकते हो? रिन्यू करा सकते हो। ओके, तो तीसरा आईपीआर हमने पढ़ा, ट्रेडमार्क किसके लिए मिलता है? लोगो, लेबल, वर्डमार्क, स्लोगन, मोनोग्राम। और उसके लिए कौन सा एक्ट लाई है गवर्नमेंट? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। और कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल। है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। और कहां से होता है ये भी? इसकी वेबसाइट कौन सी है? इस IP। वेबसाइट। आपने ट्रेडमार्क देखा है कभी? का सर्टिफिकेट देखा है? यस सर। बोलो। यस सर। देखा यस हुआ सर। सबने? सबने देखा हुआ है? चलो, सबने देखा हुआ तो वेल गुड है। नो सर, मैंने नहीं देखा हुआ। आपने नहीं देखा? नहीं सर। ये जी ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो किस एक्ट के अंदर है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। 99। हाँ, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, ऐसे ही ये ट्रेडमार्क मिलता है। कितने साल के लिए? 10 साल। 10 इयर्स। 10 साल के लिए। 10 इयर्स के बाद 6 महीने खत्म होने से 10 साल पूरे होने तक, या 10 साल कंप्लीट होने के 6 महीने के अंदर आपको रिन्यू कराना होता हो। ठीक है, और ये आप लाइफ टाइम के लिए जब तक आप रिन्यू कराते रहोगे आपका ही रहेगा। ठीक है ना? सर ट्रेडमार्क मिलने में कितना टाइम लगता है? क्या बोला आपने? ट्रेडमार्क मिलने में कितना टाइम लगता है सर? ट्रेडमार्क मिलने में अगर कोई लिटिगेशन नहीं होती है तो अब 6 महीने के अंदर ट्रेडमार्क आ जाता है। ओके। और सर अगर अनकॉमन नेम रहे तो सर 3-4 महीने में भी इशू हो जाता है ना? हाँ, आ जाता है। मतलब 3-4 महीने तो नहीं, पर 5-6 महीने में आ जाता है। 3-4 महीने तो आपने कम बता दिया, क्योंकि सर एडवर्टाइज तो हो जाता है सर लगभग 2 हाँ, तो महीने में। देखो 90 डेज का जी सर। है ना, तो एडवर्टाइजमेंट का ही टाइम है उतना। एडवर्टाइजमेंट 90 डेज का है सर। हाँ, 90 डेज का है, तो फिर फिर जब 90 डेज तो उसी में लगेंगे, तो फिर 2-3 महीने तो आ ही नहीं सकता ना, 6 महीने लग जाते हैं अगर जी सर। कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सर मैंने एक फाइल करा हुआ, उसका रिसिप्ट के बाद कोई मेल नहीं आया, तो वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? आपने एप्लीकेशन से सर्च किया है वहां पर? मतलब हमें रिसिप्ट आ गया था, सारा कुछ हो गया था, बट हाँ, तो मेल भी आया। एप्लीकेशन नंबर को वहां सर्च करो, उसमें पता चलेगा कि क्या स्टेज पे चल रहा है वो। ओके ठीक है है सर। ना? मान लो उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन लगाई है तो उसको क्लियर कराना पड़ता है, किसी ने अपोजिशन फाइल कर दिया है तो उसको काउंटर स्टेटमेंट फाइल करनी है। मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर कोई लिटिगेशन नहीं होती है तो यस 6 सर। महीने के अंदर ट्रेडमार्क आ जाता है, और ठीक लिटिगेशन हो जाती है तो फिर इसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो फिर क्या होता है, वो तो एक लिटिगेशन का मैटर हो गया ना, जब चीजें सॉर्ट आउट होंगी तब मिलेगा। यस सर, लिटिगेशन तो बहुत टाइम चलता है। बहुत टाइम चलते ही है उसमें, और वो किसी के हाथ में नहीं रोकना, है ना? Yes. गारंटी आपको रजिस्ट्रार भी नहीं दे सकता, क्योंकि रजिस्ट्रार के भी ऊपर कौन बैठा हुआ है? कोर्ट। राइट सर।
है ना। चलो जी, तो तीसरा आप आईपीआर हमारा कौन सा हो गया? ट्रेडमार्क। चलो जी, चौथा देखते हैं। आपने कोई शूज का डिजाइन बनाया, ठीक है, या क्या किया आपने? शूज का डिजाइन बनाया, या फिर आपने किसी चेयर का डिजाइन बनाया, है ना, या आपने बहुत फेमस सुना है चेयर का डिजाइन बनाया, या आपने ये जो डिजाइनर होते हैं आप देखते हैं ना, कौन, जो फैशन डिजाइनर होते हैं, मनीष मल्होत्रा, ये सब भी क्या करते हैं? डिजाइन्स बनाते हैं, है ना। और डिजाइन बना के क्या देते हैं? लाइसेंस देते हैं कपड़े बनाने के बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो डिजाइन बनाने के बाद, या आपने किसी स्कूटर का डिजाइन बनाया, इस तरह से डिजाइन बनते हैं ना। और ये डिजाइन इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये बताओ पहले। सर डिजाइन इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। शूज का डिजाइन देख के तो आदमी, जब हम खरीदने जाते हैं तो हम डिजाइन को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, कि यार इसकी डिजाइन अच्छी लग रही है मुझे, है ना। तो वो डिजाइन किसने बनाया? डिजाइनर ने, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा लॉ लेके आई? बोलो डिजाइन बोलो। कॉपीराइट सर। सर डिजाइन करके है कुछ। डिजाइन एक्ट 2000, 2000 में क्या लाए थे? ये डिजाइन एक्ट लेके आए थे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल डिजाइन। किस लिए लाए थे? इंडस्ट्रियल डिजाइन। टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल डिजाइन, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, और ये कितने सालों के लिए मिलता है? हाँ जी बोलो। सर पैटर्न्स एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट सर उसी का ये सर नेक्स्ट वर्जन था क्या सर ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब डिजाइन कितने सालों के लिए मिलता है? 20 years। 10 ईयर्स के लिए। और फर्दर इसको आप 5 साल के लिए क्या करा सकते हैं? एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, और 15 ईयर्स के बाद ये डिजाइन क्या हो जाएगा? कोई भी यूज कर सकता है। 15 ईयर्स तक जिसने डिजाइन बनाई है, डिजाइन मेकर, उसके राइट्स हैं, उसकी मोनोपोली उसी के पास रहेगी। ठीक है, आपने एक देखा था, एक बच्चे का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसने क्या बनाया था? चेस खेलने के लिए 6 प्लेयरों वाली चेस बनाई थी। चेस बेसिकली कितने प्लेयर खेलते हैं? हेलो सर 2 प्लेयर। 2 प्लेयर्स खेलते हैं। पर उसने क्या बनाई थी? एक ऐसी चेस बनाई जिसको कितने लोग खेलते हैं? 6 लोग खेलते हैं। राजस्थान का बंदा था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, सरनेम भाटी था उसका। तो 6 लोग खेलते हैं उसे, ऐसी उसने चेस क्रिएट की। तो उसने कहा आपने कराया इसको? डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाया। ठीक है, इस तरह से जो शूज की नई डिजाइन बन के आई, तो जिन्होंने वो बनाई, है ना, कार की डिजाइन बनती है ना। यस सर। अभी उसकी शेप पीछे से, जैसे नई वैगनआर आई है, पुरानी वैगनआर और नई वैगनआर में काफी सारे चेंजेस हैं। पुरानी वैगनआर में डिग्गी, जो पीछे हमारा सामान रखने का जो जगह होती थी, वो थी नहीं, सीएनजी लग जाती थी। अगले इस वाली में काफी स्पेशियस है वो। तो जो चेंजेस होते रहते हैं, इनको भी क्या करवाते हैं? हम रजिस्टर करवाते हैं इनकी डिजाइन को। कहां पर? डिजाइन एक्ट 2000। हाँ, ताकि क्या रहे, उनकी डिजाइन को अगर किसी को कॉपी करना है तो उससे क्या मांगेगा? डिजाइनर से कॉपीराइट करेगा। जैसे कपड़ों में आप देखते हो कि डिजाइन चेंज होती रहती है ना। बोलो क्या बोल रहे थे? सर इसका एक रीजन ये भी है ना सर कि ये जो डिजाइन से फैशन के साथ वो करती है, तो 10 साल 15 साल में तो फैशन चेंज होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल 15 साल का किया नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इसको 10 ईयर शुरू में दे देते हैं। और अगर आपको 5 साल का एक्सटेंशन चाहिए, वो आपके ऊपर है, क्योंकि एक्सटेंशन में खर्चा होता है। अगर आपको फर्दर एक्सटेंशन करना है तो 5 ईयर्स और दे देते हैं। कौन देता है? डिजाइन एक्ट। और इसकी भी कौन सी वेबसाइट है? IP India gov.in, IP India। ठीक है, यहां पर ये डिजाइन सारा काम आप यहां से होता है। और इसका भी ऑफिस कहां पर ही है? द्वारका में।
कहां पर ऑफिस है? द्वारका, नॉर्थ इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, कौन सा आईपी था ये बताओ? फोर्थ। सर बिल्डिंग डिजाइन भी कर सकते हैं क्या? बिल्डिंग डिजाइन कुछ यूनिक है तो उसमें कुछ। हाँ, अगर वो जैसे जो इंजीनियर है, अगर उसने कुछ ऐसा अलग से नक्शा बनाया है, जैसे आप देखेंगे एयरपोर्ट के पास जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो एयरपोर्ट होता है ना, उसके पास जो बिल्डिंग बनती है उसके लिए अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है। यस सर। उसकी हाइट्स वगैरह काफी नक्शा वगैरह पास कराना पड़ता है। उसके लिए क्या बनानी पड़ती है? डिजाइन बनाते हैं। और डिजाइन कौन बनाएगा? आर्किटेक्ट बनाएगा। तो आर्किटेक्ट कुछ अलग से आइडिया लाता है कि भाई इससे इन्वायरमेंट को भी ना हो, फ्लाइट उड़ रही है उनके भी कोई मतलब उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए क्या क्रिएट करता है? वो डिजाइन बनाता है। तो इस डिजाइन को वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवा सकता है। यस सर। ठीक है, कितने साल के लिए मिलता है? 10 ईयर्स के लिए, और 5 ईयर्स फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है उसमें। ये हमारा हो गया चौथा आईपी। पांचवा आपने नाम सुना है? जीआई। कल इंडिकेशन। जीआई, जीआई का क्या मतलब होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है? सर किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज जो फेमस है और वो काफी सालों से वहां हाँ, पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका, या वहां के नेटिव्स हैं उसको यूज कर रहे हैं, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। लाइक दार्जिलिंग टी सर। एग्जांपल दो। त्रिपति लड्डू, आसाम की चाय, बिल्कुल तो सही। बनारसी साड़ीज। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है गुड्स और एक होती है क्या? प्लेस। जब उस गुड्स की वैल्यू किसी प्लेस की वजह से हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या बोला मैंने? जब किसी गुड्स की वैल्यू उसके प्लेस की वजह से हो जाए। जैसे कि पेठा, क्या नाम आ गया पेठे का नाम सुनते ही? आगरा। आगरा। देखो, आगरे का पेठा हो गया, है ना। सबसे पहला जो रजिस्टर हुआ था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी। गुड्स क्या हो गई? टी। कहां के नाम से फेमस है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग एक जगह का नाम है। अच्छा एक बात बताओ, चप्पल, चप्पल का नाम से क्या आया था? कानपुर। कानपुर नहीं, कोल्हापुरी, है ना। कहां पर है कोल्हापुर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। ठीक है ना। साड़ी बताओ कहाँ की? सर बनारस की भी है, चंदेरी बनारसी। की भी है सर, साउथ में भी है सर, साउथ में। पर ये मथुरा का बनारस पेठा सर, है। मथुरा का पेठा। मथुरा का पेठा, वही मतलब हो गया। गुड्स किसी प्लेस के नाम से फेमस होगी उसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। और इसमें क्या आती हैं? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या आती हैं? इसमें क्या आती हैं जी? इसमें एग्रीकल्चर गुड हो, नेचुरल गुड्स हो, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें सर्विस नहीं आती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? इसमें सर्विस नहीं नॉट आती। इंक्लूडेड। हाँ, सर्विस इसमें नहीं आती है। ये हमारा कौन सा हो गया? पांचवा आईपी। पांचवा। फिर आते हैं जी छठे पे। आपने सुना है कंडक्टर किसे कहते हैं? सेमी कंडक्टर, यस सर। सर्किट्स। Yes, sir. आप सबके मोबाइल में एक पीछे चिप लगी होती है। आप मोबाइल खोलते हैं ना तो एक पैनल बना होता है, देखते हैं, उसे सर्किट Yes, sir. बोलते हैं। अब सैमसंग का जो पैनल है वो एप्पल के पैनल में एक होगा या डिफरेंट होगा? अलग होगा सर। अलग होगा, बिल्कुल, है ना। अब मैं डिजाइन एक्ट में एक बता रहा था आपको, बड़ा एक फेमस केस हुआ था, आपने ध्यान हो, सैमसंग और एप्पल की बड़ी तगड़ी फाइट चली थी कोर्ट में। यस सर। किसके ऊपर? डिजाइन के ऊपर। सैमसंग ने, एप्पल ने आरोप लगाया कि भाई इन्होंने हमारी क्या करी है? टैबलेट की डिजाइन को चोरी किया है। जो टैबलेट होता है ना, टैबलेट ऐसे बनता है, इधर कैमरा होता है, इधर स्क्रीन होती है, नीचे टैब होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए तो पूरे में टैब हो जाता है।
ठीक है। और पहला जो मैंने आपको इसमें बताया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में कौन हुआ, दार्जिलिंग टी को रजिस्टर कराया गया था। तो ये हमारा कौन सा था, 5वां आईपी था, पांचवा था। अब छठा मैंने आपको क्या बोला, कंडक्टर। कंडक्टर। कंडक्टर हो गया, चिप बोलते हैं जिसे देसी भाषा में चिप बोलते हैं ना। गांव में तो कई जगह अभी भी चिप बोला जाता है। किसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड को क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं ना। गांव साइड में आप चले जाओ, मेमोरी कार्ड को क्या बोलेंगे, चिप बोलेंगे। तो अगर आपने कोई चिप बनाई, कोई पैनल बनाया है ना, इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, कोई सर्किट बनाया है ना, जिससे क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। आजकल डाटा ट्रांसफर का युग है। 2 मिनट में आपके सारे कंप्यूटर का डाटा हम हार्ड डिस्क में लेते हैं और हार्ड डिस्क से फिर दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो डाटा ट्रांसफरिंग के लिए, किसी तरह का डाटा जो ट्रांसफर है उसके लिए अगर कोई कंडक्टर सर्किट ये सब यूज होता है, तो जिसने वो सर्किट और डाटा वो सब बनाया होगा, चिप बनाई होगी, उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लेके आई, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नहीं वो अलग है। वो क्या पढ़ रहे हो आप, तो उसमें वेबसाइट खोल ली क्या आपने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में नहीं आता सर क्या ये सर कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली इसको इतना उसमें, क्योंकि साइंटिफिक चीजें हैं, हमें तो इतना समझना है कि आपने कोई पैनल चिप, कोई ऐसा ऐसा कोई पैनल या चिप बनाई जिससे क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफर में यूज हो रहा है, तो उसको हमारे पास क्लाइंट आएगा, हम उसको उसमें रजिस्टर करा देंगे इस एक्ट में। और कहाँ और कितने साल के लिए रजिस्टर होता है, 10 ईयर्स के लिए। पर ये आपको बहुत रेयर काम मिलेगा, ये काम जनरली मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा छठा आईपी था। सर एक डाउट है, 7वां हमारा है, आपने सुना होगा, ट्रेड सीक्रेट। क्या बोला, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट। आप स्वर्ण भवन गए हो कभी, दिल्ली में एक जगह है, सुना आपने, स्वर्ण भवन, जहां का डोसा बहुत फेमस है। गए नहीं, कोई भी नहीं गया हुआ, सीपी में भी है, दिल्ली में यस सर, श्रवण स्वर्ण भवन है ना। यस सर। अब आप स्वर्ण भवन गए, आपको डोसा पसंद आया और आपने जाके शेफ से बोला, यार आप इस डोसे में बनाने टाइम आपने कितना मसाला डाला, कौन सा मसाला डाला, क्या क्या डाला, जरा मेरे को बता दोगे। तो वो आपको बता देगा, नहीं सर। वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसके टेस्ट की तो वैल्यू है, जो वो डाल रहे हैं उसके स्वाद जो दे रहे हैं उसी को तो वैल्यू है उसकी, है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लाए गए, ट्रेड सीक्रेट। जैसे कोको कोला, यस सर। है ना, कोको कोला के टेस्ट को आज तक भी कोई, आज तक उस फॉर्मूले को उन्होंने पब्लिक नहीं किया। वो कितनी पुरानी कंपनी है जबकि, है ना, उसका जो फॉर्मूला था वो आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। ठीक है, मैकडी है, जैसे मैकडी का जो बर्गर है वो भी बताते टाइम मसाले क्या डालते हैं वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि वही तो टेस्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर उस कोको कोला में वो टेस्ट नहीं होगा तो हम फिर बंटा नहीं पी लेंगे, बंटा चलती है ना अपने यहाँ। यस सर। हाँ, तो वो नहीं पी लेंगे हम। तो उस टेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लाया गया, ट्रेड सीक्रेट। और इसके लिए बस कोई अलग से लॉ नहीं लाया गया, इसके लिए कौन सा लॉ को इस्तेमाल किया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
स्वर्ण भवन वाले ऑनर ने क्या किया, डोसा जो शेफ है उससे एक एग्रीमेंट किया। क्या किया, एग्रीमेंट किया कि भाई इस जो रेसिपी है, जो ये बनाने के लिए जो रेसिपी है, इसको आप कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। अगर आप इस डिस्क्लोज करोगे तो हम क्या माने, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, है ना। एग्रीमेंट को क्या माना जाएगा कि आपने इस एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन को तोड़ा है, और इसके लिए आप पे क्या फाइन और पेनल्टी लगाई जाएगी। और अगर आप नहीं इसमें अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा आपके पास स्यू करे और क्लेम भी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो जो 7 टाइप की जो हमने आपको आईपी के बारे में अभी बात की, कितने टाइप की, 7 टाइप की। आप सर ये में से कोई फ्रेंचाइज देते हैं, हाँ ये फ्रेंचाइज देते हैं सर। दूसरे वाला अपनी फ्रेंचाइज मेरठ में देता है, हरिद्वार में देता है। हाँ, तो जब फ्रेंचाइजी देता है तो वो उस फॉर्मूले को उनसे शेयर करता है, और शेयर के साथ एग्रीमेंट भी करता है कि भाई हम ये फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आप ये पब्लिक कर दो और हर आदमी को बता दो। ओके। तो यही तो तभी तो वो एग्रीमेंट हुआ है ना, इसके लिए अलग से कोई लॉ नहीं है। ये क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी प्रोटेक्शन करता है, किसकी, ट्रेड सीक्रेट की। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये जो सारा आईपी का काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो इसका स्ट्रक्चर है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? लेबर के सर। आईटी मिनिस्ट्री सर। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आईपी कोई मिनिस्ट्री थोड़ी ना है, वो तो डिपार्टमेंट है। नहीं सर। ठीक है ना, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सर कॉमर्स मैं एंड, कहना चाह रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, उसके लिए मतलब बोल रहा था। नहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। यस सर। सर इसमें कौन सा डिपार्टमेंट देखता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके सर। सुना है इसका नाम? यस सर। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, है ना। ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। इस डिपार्टमेंट ने फर्दर क्या पॉइंट किए हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, जीआई, इन सब के लिए क्या बनाए? कंट्रोलर जनरल। वहीं अगर आपको कॉपीराइट करना है, क्या करना है? कॉपीराइट। तो इसमें क्या होता है? कॉपीराइट रजिस्ट्री। यस सर। क्या होती है? कॉपीराइट रजिस्ट्री। रजिस्ट्री, है ना। इसमें कॉपीराइट में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो कॉपीराइट रजिस्ट्री और कॉपीराइट बोर्ड। 2 डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? कॉपीराइट रजिस्ट्री एंड कॉपीराइट बोर्ड। अगर आपको अपना आर्ट को रजिस्टर करवाना है तो कॉपीराइट रजिस्ट्री में जाओ, आप रजिस्टर करवा सकते हो, ऑनलाइन भी और एप्लीकेशन से भी। और अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है किसी के खिलाफ तो क्या करोगे? कॉपीराइट बोर्ड में करोगे आप। ठीक है, यस सर। पर ये कहां पर है? नॉर्थ इंडिया में, द्वारका में। द्वारका। ठीक है, बौद्धिक संपदा भवन, प्लॉट नंबर 32, सेक्टर 14, द्वारका। नाम सुना है? सर। आप गए नहीं कभी? चलो, सर। जब विजिट करना वहां, जब आप इसकी प्रैक्टिस में आओगे, बौद्धिक संपदा भवन कहां पर है? प्लॉट नंबर 32। हमें तो इतना चक्कर काट काट के याद हो चुका है। द्वारका। ठीक है जी। और इसको इंटरनेशनली कौन देखता है? थोड़ा सा इसकी एक हिस्ट्री है। इसका मतलब जानते हैं?
WIPO, WTO का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्री ट्रेड, अच्छी तरह ईमानदारी से ट्रेड करने के लिए एक संस्था बना रखी है जो किसके Yes, अंदर sir. काम करती है? यूएन के अंदर, Right. है ना? Yes, sir. तो वहीं एक और संस्था है जिसका नाम है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Organization. बोलो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल Intellectual प्रॉपर्टी property organization. ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये किस लिए बनाई गई? ये बनाई गई कि भाई जो ये आईपी के लॉज हैं, आईपी के जो लॉज हैं वो हर कंट्री में सिमिलर हो जाए ताकि किसी चीज की भी फंक्शनिंग को आसान कर दिया जाए, है ना? सर बट ये टेरिटोरियल होती ना सर, जैसे कोई पेटेंट हमने इंडिया में कराया है, हाँ। ट्रेडमार्क कराया, तो वो फॉरेन में भी चलेगा सर? नहीं, वहां पर आपको अलग से करवाना पड़ता है। अलग से? सर ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो आप अलग से करवाओ या फिर उस आपकी जिस कंट्री से ट्रीटी है, जैसे हमारी 99 कंट्री से ट्रीटी है, ठीक है, तो अगर उस कंट्री में हम चाहें तो हम एक कॉमन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पर फिर भी उस कंट्री में जाके तो स्पेशल इंटीमेशन और एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क आप अगर इंटरनेशनली हर जगह नहीं फाइल कर सकते, कुछ लोग कुछ कंट्रीज का इकट्ठे फाइल कर सकते हैं, बाकी कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो सेपरेट फाइल करो। ठीक है ना, क्योंकि ये एक बैलेंस बनाना पड़ता है अपने लोकल लॉज और इंटरनेशनल लॉज दोनों के बीच में। ठीक है जी, ये हमारे थे 7 मैंने आपको आईपीज बताए, बट इसमें जो सबसे 3 मेजर आईपी है, अगर आप आईपी की प्रैक्टिस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन मेजर टाइप ऑफ आईपीज में अच्छा कमांड करना पड़ेगा। किस में? ट्रेडमार्क। सबसे ज्यादा आपको जो काम मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रेडमार्क का। मतलब 70% अगर काम मिलेगा आईपी में आपको करने का, अगर आप प्रैक्टिस की सोच रहे हैं इसमें और अपना कैरियर बनाने की, तो किसका मिलेगा? ट्रेडमार्क। फिर मिलेगा कॉपीराइट्स का, और फिर मिलेगा, बोलो, पेटेंट का। फिर किसका मिलेगा? पेटेंट का मिलेगा, है ना? अगर आप क्या बनाना चाहते हो? अपना कैरियर बनाना चाहते हो किसमें? आईपी में। बट बहुत शानदार कैरियर है, बहुत ही। आप ये एक ऐसा है, जैसे अगर आप टैक्स की प्रैक्टिस में हो तो आप इंडिया तक सीमित हो क्योंकि इंडिया के लॉज हैं, पर अगर आप इस फील्ड में आते हो तो पूरी इंडिया को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि हर बाहर की ब्रांड इंडिया की तरफ देखती है और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है ना? हर बाहर की ब्रांड चाहती है कि इंडिया में आपको रजिस्टर कराएं, है ना? तो हर बाहर का साइंटिस्ट चाहता होगा कि हम अपने फॉर्मूले को इंडिया में रजिस्टर कराएं, वहां बाहर का आर्टिस्ट चाहता होगा कि वो क्या कराएं? इंडिया में अपने आर्टिस्टिक वर्क को रजिस्टर कराएं। तो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है इसमें। किसमें? आईपी में। और 3 मेजर आईपी कौन कौन से हैं? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। बाकी सब काम तो बहुत रेयर आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, हमारा जो ये कोर्स है ट्रेडमार्क का, ट्रेडमार्क के बाद हम कॉपीराइट का भी कोर्स लेके आएंगे, पर फिलहाल जो आप सबने एनरोल हुए हो आप ट्रेडमार्क के लिए हुए हो। यस सर। और ट्रेडमार्क को मैंने 2 तरह से बांटा है अब की बार। एक सेक्शन रखा है रजिस्ट्रेशन का और दूसरे सेक्शन को मैंने नाम दिया है लिटिगेशन। ठीक है, एक सेक्शन को क्या बोला गया है? रजिस्ट्रेशन, और दूसरे को लिटिगेशन। इस सेक्शन में हम सीखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तक आपको सर्टिफिकेट, अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक का सारा काम हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि सर्च करना, है ना, ट्रेडमार्क को सर्च करना, अपने आप को अटॉर्नी रजिस्टर करना, फिर एप्लीकेशन फाइल करना, है ना, एप्लीकेशन फाइल करना, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसका रिप्लाई कैसे बनाएं, है ना, फिर अगर आपने किसी पार्टी ने आपके खिलाफ अपोजिशन फाइल कर दिया है या आपको किसी के खिलाफ काउंटर स्टेटमेंट फाइल करनी है तो अपोजिशन फाइल करना,
रिन्यू करना, और सारी चीजें हम किसमें कवर करेंगे? रजिस्ट्रेशन में। लिटिगेशन में क्या डालेंगे? हम इन्फ्रिंजमेंट के केस को देखेंगे, पासिंग ऑफ के केसेस को देखेंगे, है ना, कि आपका कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, आपने कराया नहीं, आपने ब्रांड क्रिएट कर दी, सामने वाला उसको यूज करने लग गया, तो पासिंग ऑफ के केसेस को देखेंगे इसमें। फिर हम देखेंगे इसके लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कैसे बनते हैं, है ना। फिर जो पॉपुलर ट्रेडमार्क है वो देखेंगे, और ये जो इन्फ्रिंजमेंट, ये सबके जो मैं केसेस को हैंडल करता हूं कोर्ट में, वो से लाइव सारे सिचुएशन को डिस्कस करूंगा, और इसके सारे रिलेटेड ड्राफ्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप सब नोटिस करते हो? आप में से जो एडवोकेट है, आप इन्फ्रिंजमेंट वगैरह का नोटिस भेजते हो क्या पार्टीज को? इस लेवल तक कोई पहुंचा है आप में से? हाँ सर। लीगल नोटिस भेजते हैं सर। इसका ट्रेडमार्क के भेजे हुए हैं आपने? नहीं, ट्रेड नहीं आदन, जनरल लीगल नोटिस भेजे हैं। जनरल लीगल नोटिस सर। अच्छा, लीगल नोटिस भेजे हैं, ट्रेडमार्क में भी आपने इतना काम नहीं किया, है ना। हाँ, तो जो ट्रेडमार्क में लीगल नोटिस भेजते हैं, या हमें कोई भेज देता है, तो वो सारी जो है ना, ये सारे ड्राफ्ट हम आपसे शेयर करेंगे, और इस ड्राफ्ट पे क्या करेंगे? काम करेंगे लाइव। ठीक है, तो काफी प्रैक्टिकल होने वाला है ये सारा, और ये आपसे सारे ड्राफ्टिस्ट को करीबन 3-4 हजार ड्राफ्ट के आसपास होंगे, वो सारे जो ड्राफ्टिंग होती है मैं आपसे शेयर करूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी एक चीज, अगली क्लास में मैं आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा। अगली क्लास में मैं एक्चुअली में सिलेबस आपको पहले देना नहीं चाहता, सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा। सिलेबस डिस्कस करने से आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। मेरा पर्पस ये है कि भाई सर्च हम क्यों पढ़ेंगे, इसका लॉजिक पढ़ने का हमें मतलब बेनिफिट क्या होगा। अब पेपर पे लिख के दे दो तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी ये सिलेबस है, बट सिलेबस के सारे पॉइंट्स को मैं शुरू से आखिरी तक डिस्कस करूंगा, ताकि हमें पता चले कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या पर्पस है पढ़ने का। ठीक है, तो अगली क्लास में हम सेकंड जो क्लास होगी उसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन, जो हमारा 2 सेक्शन है, एक रजिस्ट्रेशन और एक लिटिगेशन, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे पूरा 1 घंटा कि लिटिगेशन में पहले रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, फिर लिटिगेशन में क्या होता है, सिर्फ ट्रेडमार्क की। ठीक है, तो अगली क्लास से ट्रेडमार्क का कोर्स स्टार्ट होगा। आई होप जो मैं बेसिक्स आपको देना चाह रहा था वो आपको मिला होगा। और एक और चीज, आप मेरे इस नंबर पे, नंबर तो होगा ही आप सबके पास। यस सर। कोई भी आपको इश्यू है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉल ना करके वॉइस नोट छोड़ दिया करो। समझ रहे हो? जैसे आप टैप करके अपनी प्रॉब्लम डाल दो, जैसे टाइम मिलेगा मैं टैप करके आपको सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में या कहीं बैठे हुए हैं तो कॉल करना पॉसिबल नहीं होता, पर आप ये अगर वॉइस नोट डालोगे तो आप कभी भी मेरे को कभी भी डाल दो, इसका मैं जैसे ही देखता हूं मैं इसको टैप करके आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। ये एक इजी मेथड रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और हम जुड़े भी रहेंगे हमेशा के लिए, है ना। सर आपका चैम्बर है किसी कोर्ट में? कोर्ट में चैम्बर्स है, बट मेरा अपना ऑफिस रजौरी गार्डन में है, हम वहीं बैठते हैं। ठीक है ना सर, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी पोर्टल पर? वीडियो अभी आ जाएगी 1-1.5 घंटे में। और सर आपने ITR की बीच में छोड़ दियो, ITR 3 कराई थी, उसके बाद वो एक सेपरेटली मैं आप सबसे बात करूंगा, अभी सिर्फ IP की बात करते हैं। ठीक सर। ठीक है, क्लास कितने टाइम चलेगा, कितने दूर का है क्लास? ये अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो करीबन 2 मंथ लगेंगे इसको। ओके, और टाइमिंग अगर देखो जैसे केस स्टडी करते हैं और ड्राफ्टिंग में बताऊंगा तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मैं थ्योरी आपको वैसे बता दूंगा, आपको ड्राफ्ट दे दूंगा, तब तो जल्दी हो जाएगा, बट मान के चलो अब 2 मंथ लगेंगे इसमें अच्छी तरह करने में। अब कर रहे हो तो अच्छी तरह। हाँ, नहीं वो तो परसों होगी ना क्लास? हाँ जी, परसों होगी ना क्लास आपकी? हाँ परसों होगी। परसों में क्या डिस्कस करूंगा? स्लाइड स्टार्टिंग से दिखा दो। ये आप अभी उस पे आ रही है ना, आपके इस पे क्या बोलते हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी ना ये आपके उसमें लेक्चर में। ओके। अगर आप दिखा दो तो मेरे कुछ पॉइंट्स याद है, मैं वो लिख लूं। जो पहले हमने IP के बारे में जाना था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, वो क्या होती है। फिर हमने क्या जाना,
कि प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, आईपी क्या होती है। फिर हमने धीरे धीरे क्या करा, सारी प्रॉपर्टीज को 7 टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको पहले टाइप्स ऑफ आईपी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क, जिसके लिए कॉपीराइट होता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज जो होती हैं तो स्टार्ट की थी, जैसे इन्वेंशन के लिए पेटेंट हो गया, है ना। यस सर। क्या हो गया, हैंग हो गया। कोई नहीं सर, वीडियो में कवर हो जाएगा सारा सर। आप वीडियोस में देख लेना, ठीक है। और फिर अगली क्लास में क्या करना है हमें, अगली क्लास में मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा कि रजिस्ट्रेशन में हम क्या क्या सीखेंगे और लिटिगेशन में क्या क्या सीखेंगे। और आशुतोष आप मेरे को अभी सेपरेटली फोन कर लेना एक बार, ठीक है। चलो थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसको हम डिटेल में अच्छी तरह सीखेंगे। तो आई होप आप, मेरा जो उद्देश्य रहेगा कि आप अपने एक आईपी के अच्छे कंसल्टेंट, अटॉर्नी और एजेंट बन पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।